बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चकवाल प्रेस क्लब के लाइव स्टूडियो में आपको खुश आमदेद कहते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जहां रोड एक्सीडेंट सबसे ज़्यादा होते हैं। ट्रैफिक के मामलात को देखा जाए तो यहाँ पर ये अफसोसनाक सूरत हाल है। इसके साथ साथ अब पाकिस्तानी बैरून मुल्क और ख़ास तौर पर बैरून मुल्क जाने की कोशिशों के बायस वो भी हादसात का शिकार हो रहे हैं। आपके इल्म है कि गुज़श्ता रोज़ यूनान के करीब साहिल पर एक बहरी जहाज़ डूब गया और बताया जा रहा है कि इसमें 310 पाकिस्तानी मौजूद थे। अभी तक जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक 12 पाकिस्तानियों को रेस्क्यू किया गया है, दीगर की तलाश जारी है। इस किस्म के अफसोसनाक वाक़यात वो पहले भी पेश आते रहे हैं। अगर हम मोटरवे का जिक्र करें तो जहां बेहतरीन सफरी सहूलियात मोटरवे के जरिए हमें मुयसर है, वहीं साल्ट रेंज के इलाके में जो हादसात हैं वो भी मामूल बनते जा रहे हैं। पूरी मोटरवे के हवाले से देखा जाए तो 90% से भी ज्यादा हादसात सिर्फ इस चंद किलोमीटर के इलाके में होते हैं। गुज़श्ता रोज भी यहाँ बस हादसा हुआ जिसके नतीजे में 12 अफराद जान की बाजी हार गए, 25 से ज्यादा जख्मी हुए। जब भी कोई हादसा पेश आता है तो उसके बाद वो सूरत हाल को बेहतर बनाने की कोशिश की जाती है। आज पूरे पाकिस्तान में कश्ती हादसे को लेकर यौम सोग भी मनाया जा रहा है। जो मोटरवे पुलिस है वो साल्ट रेंज के हवाले से मुख्तलिफ इकदामात का ऐलान कर रही है, लेकिन क्या वजह है कि पहले से पेशबंदी नहीं की जाती, वो इकदामात पहले से नहीं उठाए जाते कि इंसानी जानों को महफूज बनाया जा सके। आज के लाइव स्टूडियो में हम इसी अहम मौजू पर गुफ्तगू करेंगे और गुफ्तगू का आगाज करते हैं चेयरमैन प्रेस क्लब सीनियर सहाफ़ी ख्वाजा बाबर सलीम से। ख्वाजा साहब क्या कहेंगे? ये मीर साहब, ये जो आप जिक्र कर रहे हैं ये साल्ट रेंज का, तो ये 1995 में ये असल मनसूबा तो ये नवाज शरीफ का था। उसके 90 के 91 के दौर में ये जब वो वज़ीर आज़म थे तो ये कोरिया की डाइवो कंपनी के साथ, तो ये बलसफर में डाइवो का हेडक्वार्टर था। तो ये उस वक्त नवाज शरीफ की हुकूमत खत्म हुई तो ये उस वक्त ये 6 लेन का ये मनसूबा था कि, और जिसको फिर ये वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो ने इसको 4 लेन में कि भाई ये की, बल्कि वो सियासत है क्योंकि मनसूबा नवाज शरीफ का था तो उसमें मतलब मकसद यही था कि उसमें तो ये 95 में ये इसी साल्ट रेंज ये जिधर हादसा हो रहा है तो ऐलान हुआ कि बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म जो है ना मोटरवे मेरे तामीर थी तो मुआयना करने आ रही है। तो वो हम उस वक्त इधर मुझे बिल्कुल अच्छी तरह याद है कि ये FP की हम गाड़ी बैठे तो वज़ीर आज़म के दौरों में आम आदमी तो उनके नजदीक भी नहीं फटक सकता, तो वो उनके हमरा हम भी उस वक्त FP के साथ हम पीछे उधर, तो उस वक्त जो मैंने उधर मंदिर 95 में देखा तो हैरान कौन था कि ये किस तरह इधर सड़क बनेगी। मतलब पूरा एक साल्ट रेंज आप जरा देखें, पहाड़ और फिर मुझे नहीं था यकीन कि ये बाद में बीच में वो फिर एशिया का सबसे ऊंचा पुल वो फिर रुकावट भी आई। 6-8 महीने साल ये मनसूबा तखीर का भी शिकार हुआ कि वो नीचे वो नाले पे इतना ऊंचा वो उनके पिलर इन्हीं से खड़े होते। तो बहरहाल ये बन गया। तो बहरहाल ये 97 में इसका जब इफ्तिताह हुआ ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि शुरू में इब्तदाई जो 4-5 साल थे तो कोई दिन खाली नहीं था। वो देखे ना सारे मोड़, तो पता नहीं मजा तो बड़ा आता है खुली मोटरवे पे स्पीड, वो कहते हैं ना स्पीड थ्रिल बट किल। तो ये मतलब है कि तेज रफ्तारी और ना तजर्बाकारी, किसी को तजर्बा नहीं था तो रोजाना 5, 8, 10, तो वो जियो न्यूज 2002 में शुरू हुआ तो वो 2002 के बाद तो कोई दिन ऐसा मैं मुझे याद पड़ता है कि इब्तदाई जो 2-3 साल थे, बल्कि वो 50 लोग एक दफा जिंदा जागकर इधर, तो वो गवर्नर दफ्तर थे इधर जनरल वो दौर था मुशर्रफ का, तो वो भी इधर उस वक्त ये चकवाल को अपग्रेड करके अस्पताल का दर्जा मिला। तो बहरहाल ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने प्रेस क्लब ने बड़े इधर भी प्रोग्राम किए हर जगह पर मोटरवे वालों को। मैं तो बड़ा वोकल था, पूरे इनके IT तक भी बैठे हुए हैं। मैं कहा ये मैंने मौत का कुआं है, ये मौत की वादी है, ये साल्ट रेंज का इलाका। तो उससे अल्लाह का करम ये हुआ कि आप अगर आप देखें इधर देखें हमने कितने प्रोग्राम किए मोटरवे के, वो पूरी टीमें इधर आती थी। वो बल्कि अभी DIG इशफाक थे इधर जो DPO भी थे हैं, इनके IG टीम इमाम इधर चक्री आए तो हम प्रेस क्लब आप भी गए थे। तो मतलब हमने बड़ा वोकली इसको कि भाई
یہ موت کا کنواں جو ہے نا اس کو اس کا کیا جائے. تو یہ ابھی کافی وقفے کے بعد یہ ایک بڑا حادثہ ہوا ہے. تو ابھی آپ دیکھیں بورڈ انہوں نے لگائے ہوئے ہیں, ابھی ٹریفک کا بورڈ ادھر 20 سے 25 کلومیٹر سے زیادہ آپ ٹریول نہیں کر سکتے 10 کلومیٹر میں. وہ جو اب فوٹیج سامنے آئی ہے وہ بالکل ڈیفالٹ کے ساتھ وہ کلیئر ہے کہ وہ ڈرائیور کی غفلت اور لاپرواہی اور انتہائی کی گرفتاری سے وہ ایسے اتر رہا ہے, اور اس کی بالکل اسپیڈ 80-100 سے اوپر ہی ہوگی. اور پھر دیکھیں اسپیڈ سے اندازہ کریں کہ وہ جو ڈیوائڈر ہے اس کو وہ توڑ کے وہ ادھر گیا ہے. تو یہ بالکل ڈرائیور تو یہ 100 میں سے ٹھیک ہے. ابھی موٹر وے میں بڑی تنقید ہو رہی ہے اور بڑے موٹر وے بڑا اچھا عمل ہے جو انہوں نے پھر جوڑ لیے اور ہنگامی اقدامات بھی شروع کر دیے ہیں. تو 10 کلومیٹر کے ایریے میں ابھی اتنی جانوں کا یہ ضیاع ہو جانا ترقی یافتہ اس میں, تو یہ ایک بڑا لمبا فکریہ. یہ موٹر وے ایک اچھا ادارہ بڑے اوپن ہے کہ جب کہ سارے ادارے تباہ ہو چکے ہیں تو موٹر وے ایک کوئی ایسا ہے کہ جس میں کوئی ایسے نظر آتا ہے کہ یہ کام بھی ٹھیک کر رہے ہیں اور اچھا مطلب انوائرمنٹ پہ کام کرتے ہیں. تو یہ ایسے محکمے میں یہ اس قسم کا حادثہ ہونا یہ ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. بالکل ٹھیک ہے جی, ان کے لیے بھی چیلنج ہے, ان کی کارکردگی کے پر سوالیہ نشانات بھی ہیں کہ یہ 10 کلومیٹر کے علاقے میں یہ مسلسل حادثات ہو رہے ہیں اور سینکڑوں انسانی جانیں ضائع ہو چکی ہے. اور یہ عام لوگ ہیں, عوام ہیں, عوام ہی مر رہی ہے, چاہے یونان کی ساحلوں پر ڈوب رہے ہوں وہ بھی عام لوگ ہیں, چاہے سالٹ رینج میں مختلف حادثات کا شکار ہو رہے ہوں یہ بھی عام آدمی ہیں. تو جب عوام کی بات ہوتی ہے تو پھر ایسے لوگوں کو ہم لائیو اسٹوڈیو میں مدعو کرتے ہیں جو ہمیشہ عوام کی بات کرتے ہیں, اس حوالے سے وہ آواز اٹھاتے رہتے ہیں. تو آج لائیو اسٹوڈیو میں موجود ہیں ممتاز سیاسی و سماجی شخصیت پیر عبدالشکور نقشبندی صاحب. بہت شکریہ نقشبندی صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. آج حکومت یوم سوگ منا رہی ہے, موٹر وے پولیس جو ہے وہ مختلف اقدامات اٹھا رہی ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بس یوم سوگ منا لینا ہی کافی ہے یا مزید اقدامات کی ضرورت ہے؟ یونان کا واقعہ میں اپنے نوجوانوں سے عرض کروں گا کہ اس انداز میں جو سفر شروع کیا ہے غیر لیگل طور پہ کبھی نہ کیا کریں. چاہیے اپنے ماں باپ کی مانیں. حکمرانوں سے کہتا ہوں کہ تم سے تنگ آ کر کہ تم فراٹے بھرتی ہوئی گاڑیوں میں جب پھرتے ہو, ان کو رکشا چلانا نہیں ملتا, انہوں نے پھر کیا کرنا ہے؟ تو کوئی پیٹرول سستا کرو, کھانے پینے کی اشیاء سستا کرو, اپنے ملک کے لوگوں کو عزت دو تو صحیح نا. چاہیے تمہارے لیے عزت کوئی نہیں. ہاں کل بھی میرا بھائی مکہ مکرمہ سے آیا, انجینئر ہے, اس نے کہا بھی ہماری گاڑی کی بریک ہر 3 مہینے کے بعد چیک ہوتی ہے, اور حکومت اگر بریک ٹھیک نہیں ہے تو بریک ٹھیک کروائی جائے. اسلام آباد ٹول پلازے پر بھی بریک کی بجائے یہ لائسنس چیک کرتے رہتے ہیں, گاڑی کے کاغذ چیک کرتے رہتے ہیں. بھائی وہاں بھی بریک چیک کرو اور یہاں کلر کھار پہنچ کر بھی بریک چیک کرو. اگر ایک گاڑی 100 کی اسپیڈ سے جا رہی ہے تو اتنی جو گاڑیاں موٹر وے پولیس کے پاس ہیں اس کو روکتی نا, صرف چلان کرنے کے لیے ایک پوائنٹ پہ تو نہ روکیں. تو لہٰذا ہم اپنے نوجوانوں سے بھی کہتے ہیں اور جو اس موٹر وے کے ماہر ہیں, یہ میں نے کئی دفعہ حادثات ہوئے ہیں, میں نے سول اسپتال میں لوگوں کو اپنے موبائل پر ٹیلی فون کیا ہے اور اپنے گھر والوں سے کہا ہے کہ ہم آدھے گھنٹے کا مر جائیں گے کیونکہ ہماری ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ چکی ہے. اور میں نے دیکھا وہ 30, 40, 50 آدمی جو تھے, یہ مولانا الیاس سنیوٹی صاحب MP ہیں, انہوں نے مجھے فون کیا, وہ آدھے گھنٹے کے بعد ہم مر گئے تھے. تو یار چکوال میں کیا ہو, وہ تو باہر ہے, چکوال کا کون سا روڈ ہے, میں نے بائی پاس کروایا ہوا ہے. اور یہ تو خواجہ صاحب نے مجھے کہا کہ آج میں گرمی میں نہیں نکل, آپ خلیل روڈ چلے جائیں, آپ بلکسر کی طرف چلے جائیں. چکوال میں کیا ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے ہمارے MPs نے کوشش کی, یونیورسٹی بھی بن گئی اور یہ بن رہی ہے اور یہاں پر اسکول بھی بن رہے ہیں, لیکن کیا چکوال سے بھی تک کا روڈ تو سفر کے قابل ہے؟ کیا جناب والا یہ آڑا بشارت کے جو روڈ ہے ان روڈوں کی کیا حالت ہے جو اسد شاہ کے روڈوں پر خلیل روڈ ہے, بلکہ چکوال کے لوگ تو بولتے ہی نہیں. تو چکوال کے لوگوں کو چاہیے کہ خواجہ بابر سلیم صاحب اور ذوالفقار میر صاحب اور صحافیوں کے جناب والا یہ لوگ ان کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے کہ یہ انہوں نے ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے. ہر وقت آپ لوگ یہاں بول رہے ہیں, پتہ نہیں کتنے لوگوں کو نقصان ہوا ہے. 10 سال سے تھلیل روڈ ٹوٹا ہوا ہے جی, اور آپ کا یہ چکوال شہر سے لے کر شاہ ملتانی تک روڈ کا کیا حال ہے؟ جب لاہور سے آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم کسی بنجر علاقے میں, کسی نااہل علاقے کی طرف جا رہے ہیں. شہر کے سارا شہر 1.5 کلومیٹر کے اندر ہے,
वो 1.5 किलोमीटर शायद उनसे आबाद ना हो सका, इसके रोक उनसे ठीक ना हो सके। ठीक है। मैं डिप्टी कमिश्नर साहब से खुसूसन कहता हूँ कि आपके पास फंड आया हुआ है, खुदा जो बना रोड था बलकसर वाला, हम जनाब नीला तक पार होते हुए जाते हैं, फिर मोटरवे पर चढ़ते हैं, उस पर भी काम तेज करवाएं और स्थानीय रोड को जल्द अज जल्द सेट करवाएं। हम लोग बीमार लोग हैं। ठीक है। अभी पहले कह रहे थे ख्वाजा बाबा सलीम साहब कि जनाब खाने पीने में एहतियात की जाए, बेहतियाती न की जाए। तो ये बाईपास मैंने करवाया हुआ है, सेहत कितनी बड़ी नेमत है। बिल्कुल सही। ये आपने शोर मचा मचा कर ख्वाजा साहब, मैं थोड़ी सी आवाज लगाता था, कितने सौ लोगों की टांगे और बाजू रीढ़ की हड्डियां मदरा चकवाल रोड पर टूटी हैं। अल्लाह ताला जज़ा खैर दे आपको। बिल्कुल ठीक है जी। मुख्तलिफ हादसात की वजह से बहुत से लोग जानों से हाथ धो बैठे, और सिर्फ मोटरवे की बात नहीं है, जो लिंक रोड है टूट फूट का शिकार है। इसी तरह चकवाल मंदरा रोड, चकवाल सुहावा रोड जब तामीर की गई उस वक्त कितनी कीमती जाने ज़ाया हुई। तो हुक्मरानों की जो तरजीहात है वो ही दुरुस्त नहीं है, उन्हें इतनी ज़्यादा फिक्र नहीं होती, जिसकी वजह से मामलात इस हद तक गंभीर हो चुके हैं। लाइव स्टूडियो में सीनियर साफ़ी राजा इफ्तिखार अहमद मौजूद है। राजा साहब, जब भी आप मोटरवे पे सफ़र करें और ख़ास तौर पर शॉर्ट रेंज के इलाके में पहुंचे तो एक बोर्ड आपको नजर आएगा कि कैमरे की आंख आपको देख रही है। तो क्या वजह है, ये कैमरे की आंख सिर्फ बोर्ड की हद तक देख रही होती है या वाकई वहां कुछ इकदामात मोटरवे पुलिस ने उठाए हुए हैं? एक तो बात कर रही है कि जो रोड एक्सीडेंट होते हैं वो किसी भी दुनिया की जितनी भी तरक्की याफ्ता मालूम हुई वो 100% हम उनको नहीं रोक सकते। जो अच्छात है उनको हम रोक बिल्कुल नहीं रोक सकते। वही बात एहतियाती तदबीर की, वो एहतियाती तदबीर जो है वो हमारे जो अदारे हैं उनकी तरफ से भी लाजम है, और फिर जो हमारी अवाम है जो ड्राइवर हजरात हैं उनके लिए भी जो है वो लाजम है कि वो एहतियाती तदबीर को फॉलो करें। मोटरवे की आप बात करें तो मैं तो ये समझता हूँ कि मोटरवे निस्बत जितनी हमारी ये दूसरी रोडें हैं, जीपी रोड है, उससे मच बेटर है कि वहाँ पे जो आप कैमरे का जिक्र कर रहे हैं तो वो कैमरा चले किसी टाइम बंद भी होता होगा या वो काम नहीं करता होगा, लेकिन अमूमन जब आप ओवर स्पीड होते हैं तो आप कैमरे की जद में आ भी जाते हैं, फिर आपका चलान भी होता है। असल चीज ये है कि जो हमारी सिविल सोसाइटी और जो ड्राइवर हजरात हैं उनको ये अवेयरनेस देने की जरूरत है कि अगर आप लोग बैरून मुल्क में चले जाते हैं, आप सऊदीया चले जाते हैं, आप दुबई चले जाते हैं, आप यूरोप की कंट्री में चले जाते हैं, आप यकीन करें कि हम लोग वहाँ पे ट्रैफिक कानून की इतनी पाबंदी करते हैं कि आपकी सोच से बाहर, क्योंकि उनकी जो कानून है वो उस पर सख्ती से अमल दमल करते हैं। अगर आपने गलत ओवरटेकिंग की है, आप ओवर स्पीड जा रहे हैं तो वहाँ पे लाइसेंस होते हैं, इवन यूरोप में वहाँ पे वो आपके लाइसेंस के पॉइंट होते हैं। भाई साहब उन्होंने पॉइंट आपने ओवरटेक गलत किया, कैमरा लगा हुआ है, उन्होंने आपके 5 पॉइंट दो तब आपने और करेंगे कि आपका लाइसेंस कैंसिल। तो जरूरत इस चीज की है कि यहाँ पे जो कानूनी है, एक तो अभी पीर साहब ने बात की है गाड़ियों की, तो यहाँ पे फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करने वाली गाड़ियों को बैठे हुए यकीन करें कि किसी भी फिटनेस सेंटर बने हुए वहां पे कोई गाड़ी आप नहीं देखेंगे। लोग काफी लेके जाते हैं, कहते हैं ये हमारा मॉडल है, ये सुजुकी है, ये हाईएस है, ये बस है, ये पोस्टर है, और रुपया 1,000-2,000 ठप्पा लगा रहा है। बिल्कुल ठीक है। आखिरी बात ये जो हमारा जो के टॉपिक के साथ लिखा है कि ये जो इंसानी स्मगलिंग है जो भी आप शहीद होते हैं, मैं पीर साहब बैठे हुए कि हज़रत उमर का कौल है कि अगर दरिया फरात के किनारे कुत्ता भूख से मर गया तो रोजे की आमद मेरी जो है वो बहुत खुश होगी। तो ये जो बंदे होते हैं इनकी जो गलतियां हैं ही हैं, ये माँ बाप के, ये अपनी बहनों के, अपनी माँ के ये जेवरात बेच के और ये गैर करते हैं, लेकिन इसमें हमारे हुक्मरान भी जिम्मेदार है। क्योंकि जब तक आप उन्हें यहाँ पे नौकरी नहीं देंगे, आप देखेंगे पिछले मेरे साथ 2 साल से 2-2.5 साल से 8.5 लाख जो पाकिस्तानी हुनर बन गया, जो प्रोजेक्टर है, इंजीनियर है, वो तो निकल गया है जो यूरोपियन कंट्री अरबों में चला गया, और कोई गैर जो जिसको मिलता है तो शिफ्ट मिलती है बता देते क्यों उनको रोटी नहीं मिलती। वो कहते हैं या तो वहाँ बाहर चले जाएंगे, इटली चले जाएंगे, ये स्पेन चले जाएंगे, तो या तो वहाँ जाएंगे तो डॉलर कमाएंगे, या अगर उनको पता होता है नसीब से पहुंचेंगे। मैं करता हूँ कि गवर्नमेंट को भी लोगों को जो सहूलियात है उनको जानेंगे अपने। बिल्कुल ठीक है जी। हुकूमत को भी होश के नाखन लेने चाहिए एक्सक्यूज मी, और कोशिश करनी चाहिए कि मुल्क जो है वो माशी बदहाली से निकले। लाइव स्टूडियो में सीनियर साफ़ी खालिद मलिक मौजूद है। मलिक साहब, आप फ़लाई तंजीम भी चला रहे हैं, आपके पास एम्बुलेंसेस भी मौजूद हैं, तो आज क्योंकि बात हादसात की हो रही है, मुख्तलिफ वाक़यात पर आप पहुँचे होंगे, ज़ख्मियों को आपने हॉस्पिटल पहुँचाया होगा, तो इस दौरान जब भी आपकी गुफ्तगू होती है ज़ख्मियों से तो ज़्यादातर वो क्या हादसात की वजूहात क्या बताते हैं, क्या हुआ, क्या होता है, और क्या हमारे इलाके में हो रहा है कि हादसात की तादाद बहुत ज़्यादा है? बहुत शुक्रिया मीर साहब। मैं आपको जस्ट एक मिसाल दूंगा। ये मोबाइल जी एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे हाथों में आ गई है, लेकिन हम आज तक इसका इस्तेमाल करने नहीं जाते।
यानी मोटर व्हील भी एक एडवांस चीज है, जी एक सहूलत है। एक सहूलत है, जी उसका इस्तेमाल करना हम नहीं जान सकते। मैं रोजाना दूसरे दिन मोटर वे एक चीज जो मेरे अपने एक्सपीरियंस में आई है कि सबसे पहली गलती वो मोटर व्हीकल एग्जामिनर की है। मैं उसको भरपूर अल्फाज में वो समझाता हालांकि वो अभी जो पर्चा दिया है ना उसको भी उन्होंने रखा है। हाँ। ये आप गाड़ी जी। बड़ा था। देखें मीर साहब, 1.5-2 करोड़ रुपए की गाड़ी तैयार होती है और गाड़ी नॉन ब्रांडेड नॉन कंपनी की गाड़ी, यानी जो भी गाड़ियां इधर मोटरवे पे सफर करती हैं उनमें अक्सरियत कंपनी की नहीं है, मैन्युफैक्चर। वो सारे उन्होंने एक फ्रेम देते हैं और ऊपर से वो उधर चले जाएं, दूसरे लाहौर में भी पेशावर में भी ऊपर बाडियां रखते हैं, बाडियां रख के जनाब वो रंग रोगन किया स्टिकर लगाए गाड़ी पे। जब आप उसके वजन का, उसके बैलेंस का, जो कंपनी के एक इंजीनियर होते हैं ना, उसका आप लिहाज नहीं करेंगे तो मुझे बताएं एक बंदा बड़े से बड़ा ड्राइवर कैसे उसको कंट्रोल कर सकता है? देखो सही। ठीक है, इसलिए मैं ये समझता हूं कि जहां तक मोटरवे वालों की बात है, मोटरवे वालों ने जितनी भी एहतियाती तदाबीर हैं वो प्रॉपर तरीके से, मैं देखता हूं ना कि आप जो सारे ट्रेन शुरू होते हैं, आप ठीक है। वगैरह सफर करते हैं, मेरी बात थोड़ी लंबी जी, जी। सुनती है कि उस लेह से तकरीबन 10-12 किलोमीटर नीचे तक, इसके दरमियान मैं आपको बताऊं कि 4-5 गाड़ियां जो होती हैं वो ट्रैवलिंग कर रही होती हैं, पेट्रोलिंग भी होती हैं, और उसके अलावा 2-3 जगहों पे मुख्तलिफ उन्होंने पॉइंट्स बनाए हुए हैं जहां पे वो गाड़ियों की चेकिंग हो रही है, स्पीड चेक कर रहे हैं। स्पीड चेक करने के लिए टोटल इस एरिया में 2 कैमरे हैं। मैं ये बड़ी ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब क्या होता है, अब होता ये है कि अब जो भी मतलब को इनकी बात इन्होंने मोहतरम ने की है कि लाइसेंस चेक किया, मीर साहब लाइसेंस भी नहीं चेक करते। यहाँ मोटरवे पुलिस वाले को गलती है, अगर मैं बिल्कुल सामने जो है ना वो बात कर रहा हूँ कि लाइसेंस भी चेक नहीं होता, गाड़ी की चेकिंग नहीं होती। यहाँ एक तरीकाकार बना हुआ, उन्होंने टाइम बनाया हुआ है और वो जो है ना उस तरतीब से आगे वो चल रहे हैं, वीडियोस बन रही है जी। भाई वीडियो आप बना रहे हैं, खुदा ना खास्ता आपको पता है कि गाड़ी हादसे का शिकार हो जाएगी तो कल इसकी शिनाख्त कैसे होगी? मीर साहब 5 दिन से डेड बॉडी खातून की डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल खाने में पड़ी हुई है, अभी तक पड़ी हुई है, आज की अभी डेट तक पड़ी हुई है, उसकी शिनाख्त नहीं हो सकी। आप अंदाजा लगाएं कि उसके घर वालों की क्या गुजरी होगी, क्या गुजर रही होगी उसके साथ, और जो उधर इंतजामी को वक्त पड़ा हुआ वो क्या होगा। देखो सही। तो मैं ये समझता हूँ कि मोटरवे वालों के लिए मैं खसूसी जो है वो पैगाम देना चाह रहा हूँ कि आप बराए करम जितने भी आपने वेब कैम लगाए हुए हैं उनको आप कोशिश करें कि 3-4 स्पीड चेक कैमरे लगाएं। स्पीड चेक कैमरे जरूर लगाएं और जो भी ओवर स्पीड में जा रहा है, आपकी जो नीचे आखिरी टिकट है वहां पे आप उस गाड़ी को रोकें और रोक को उसको भारी जुर्माने आयद करें और बल्कि उस गाड़ी की कंपनी की गाड़ी को अगर कोई है तो उसको बंद करें। ठीक हो गया। पिछले दिनों हमारे बड़े एक मारूफ हैं फैसल मूवर्स गाड़ियों को उन्होंने पाबंदी लगाई थी सिर्फ इसी वजह से क्योंकि यके बाद दीगरे जो है ना उनके हादसा हुए थे गाड़ियों के, और उसके बाद 15 दिन के बाद दोबारा उन्होंने बड़ी मुश्किल से जाकर उसको अलाउड कराया और अब इस तरह की जो है ना वो कौन है। लेकिन जो मैंने निशानदेही की है वो ये है कि जो ये लोकल मैन्युफैक्चर गाड़ियां हैं बेहद ठीक उसका है, भी ख्याल बेहद ठीक है जी। कवानीन मौजूद हैं, उन पर अमल दरामद करवाया जाए और जो जुर्माने हैं वो बढ़ाए जाएं, सख्त जुर्माने किए जाए। मलिक साहब की बड़ी बामानी गुफ्तगू है लेकिन क्या किया जाए, हम तो सुनना चाहते हैं, वापडा वाले किसी की नहीं सुनते। बिजली चली गई है और गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी है लाइव स्टूडियो में। बस आखिरी अब मौजूद हैं शफकत यज़दानी साहब। यज़दानी साहब, ये जो हादसा हुआ है यूनान वाला जिसमें 310 पाकिस्तानी उस जहाज़ में सवार थे और बताया जाता है कि 298 उनकी शहादत हो चुकी है। नहीं जी, बड़ा जहाज था ये। तो उसमें जी, तो ये लोग जिस तरह गए हैं बाहर, इन्हें एजेंट ही लेकर गए हैं। अब एजेंट गैर कानूनी तौर पर यहाँ पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। हादसे के बाद तो FIA भी एक्टिव हो गई है, पकड़ दकड़। तो इससे पहले ये काम क्यों नहीं किया जाता? ये तो मुसलसल जारी है, पहले भी हादसा हो चुके हैं। तो क्या FIA की ड्यूटी नहीं है कि वो इन गैर कानूनी जो काम करने वाले हैं इनको पकड़े?
اللہ تعالیٰ قوم میں تبدیلی نہیں لاتا جب تک وہ اپنے آپ میں ان اللہ شہر کبیر میں اس کو اسلامی ٹائم خدا کا قانون کیا ہے اللہ کا قانون ہم کیا کر رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کیا کر رہے ہیں ان اللہ لاکل شہر کبیر اللہ کریم نے ہر ایک چیز کی ایک قدر مقرر قدیم کیا لمبی مادہ جو ہے وہ کافر ہے جس کے بنیادی معنی ہیں قاعدہ قانون پیمانہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کا ایک قاعدہ قانون بنایا قاعدے قانون کی کوئی چیز نہیں بنائی اور بغیر قاعدے قانون کے ہمیں کہیں بھی جب ہم چلیں گے قانون توڑیں گے اس کا نقصان ہمیں لازمی ہو صحیح ہے. کیونکہ ہم قانون کو اپنائیں گے لیکن قوانین بنے گی اللہ کی قوانین پوری جماعت اللہ تعالیٰ کی سب کچھ اللہ تعالیٰ کا تو جو اچھے مثبت قانون ہوتے ہیں ان پہ عمل کرتا ہے تو مثبت نہیں جاتا ہے ٹھیک ہو گیا. جب بھی عمل کرتا ہے تو اس کا من بھی لگتا ہے ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کوئی کسی قسم کی رکاوٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہے. جب ایک بندہ آپ میں پہنچ کرتا تو غلط کام کرے تو اس کو لگے گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہو گئے. بس ذرا جلدی مکمل کریں. جی جی. مقصد اگر بات کرنے کا یہ ہے کہ سب نے اس حادثے پہ اس معاملے میں باتیں ساری ٹھیک ہے. میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو قوانین ہیں ٹھیک ہے. جاری کیے ہیں ان میں جہاں بھی کہیں طرح غلطی ہوگی ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. خمیازہ بھگتنا پڑے گا. جہاں آپ قوانین کی خلاف ورزی کریں گے تو اس وقت اسی قسم کے حادثات وہ ہو سکتے ہیں. تو اس لیے جو عام ڈرائیور ہیں عام لوگ ہیں سفر کر رہے ہیں وہ بھی قوانین کی پابندی کریں اور جہاں تک اداروں کا تعلق ہے تو وہ حادثات کے بعد ایکٹیو نہ ہوں بلکہ ان حادثات کو روکنے کے لیے پیش بندی کریں اور قوانین پر سختی سے عمل درآمد کریں. آج کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.